तुम एक आध फोटो ले ले। सर ने ज्वाइन कर लिया, सर ने ज्वाइन कर लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे बीच में वशिष्ठ नारायण सर। हेलो हेलो। हाँ मैं जुड़ा हूँ, वशिष्ठ अनूप। ओके सर, ओके सर, ओके सर, प्रणाम सर। और जी नमस्कार। हाँ, इस 7 दिवसीय या हमारे इस वर्कशॉप में जिसका टाइटल है कि एन इंट्रोडक्शन टू विमेन पोजीशन इन फिलोसफी, collaboration with department collaboration with champion committee of the department of Delhi University। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्वीनर डॉक्टर रचना तिवारी और मैं अपनी को कन्वीनर डॉक्टर रितु जायसवाल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हम सब व्याख्यान को सुनने के लिए उत्साहित हैं। और मैं हैंड ओवर कर रही हूँ प्रोग्राम डॉक्टर हरिदत्त त्रिपाठी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में सहायक अध्यापक हैं। डॉक्टर हरिदत्त त्रिपाठी। जी धन्यवाद। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। धन्यं हि भारतवर्षं धन्याः भारतीय संस्कृति भारतीय जनाः धन्याः धन्याः अस्माकं परंपरा। हम सभी की मान्य परंपरा है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव। आज आतिथ्य के परम पद को समालंकृत कर रहे हैं परम सम्मान्य अदूष्य वैदूष्य प्रतिभा संपन्न प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप एक नाम नहीं, एक परिचय है। आप हिंदी साहित्याकाश के ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जो हम सभी के लिए प्रेरणास्पद रहे हैं। आप आज हिंदी साहित्य जगत में एक जीवंत हस्ताक्षर बन चुके हैं। सर का साहित्य के समस्त विधाओं पर समान अधिकार है। आपके शिष्यों प्रशिष्यों की महती सुदीर्घ श्रृंखला रही है। आप कहते हैं कि मेहरबान हो के बुला लो चाहे जिस वक्त, मैं गया वो वक्त नहीं जो आ ही न सकूं। कहते हैं कि आसमान में भी सितारों की टकराहट होती है और हम सभी के सुफल सुहाग से हमारे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जैसा सितारा उद्भूत होता है। और सर ने हम सभी को जो मार्गदर्शन दिया वह अत्यंत ही प्रेरणास्पद है। जब कभी भी हिंदी साहित्य जगत का 50 वर्षों का इतिहास लिखा जाएगा तो प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप को स्मृत किए बिना समूची यात्रा अधूरी होगी। आप गजल विधा के भी मर्मज्ञ हैं। आपने गजल पर डीलिट उपाधि भी प्राप्त की है। आपके गजलों में जहां प्रेमी मन की तड़प है वहीं पर रिश्तों की संवेदनशीलता भी दिखाई देती है। और आप सामाजिक समरसता के पैरोकार हैं तथा प्रकृति की सुकुमारता भी आपके गजलों में दिखती दृष्टिगोचर होती है। प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप के द्वारा उकेरे गए प्रत्येक शब्द सहज ही मन का आखेट कर ले जाते हैं। सब उपमान उपमेय में सिमट सा जाता है। आपकी ही पुस्तक से यदि मैं कुछ संदर्भ लूं, उसके पहले मैं यह बताऊं कि आपके शोध निर्देशन में 45 छात्रों ने शोध उपाधि प्राप्त किया है और 50 से अधिक पुस्तकें गजल और गीत संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं और विभिन्न पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 200 शोध पत्रों का वाचन किया है और ऐसे परम श्रद्धेय आचार्य चरण का आज हम सभी को अमृत वचन प्राप्त होगा। आपकी पुस्तक में
एक जगह उल्लिखित है कि कहीं तलाक है, कहीं अग्नि परीक्षाएं हैं, आज भी इंद्र हैं, गौतम हैं, आत्महत्याएं हैं, प्यार की राह में दुष्यंत जिन्हें छोड़ गए, भटकती वह शकुंतलाएं हैं। ये ब्याह शादियां हैं, खेल गुड्डे गुड़ियों के, कहीं भी हाँक दी खूटे से बांध दी गायें हैं। ये जो मासूम पल रहे हैं यहाँ लौकुश, हमारे दौर के सीता की तमन्नाएं हैं। हौसले हो रहे हैं बुलंद, बंध रही है मुट्ठी, रफ्ता रफ्ता गर्म हो रही ये हवाएं हैं। वस्तुतः हम सभी की जो परंपरा रही है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु, या मनुस्मृति में आता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, ठीक है, नारी की जहां पूजा होती है देवता वास करते हैं, लेकिन जहां नारी का अपमान होता है वहां रावण की स्वर्णमयी लंका खाक हो गई और दुर्योधन का पूरा कौरव वंश नाश को प्राप्त हो गया। वस्तुतः यस्य माता भूमि गुरुतरो, यह माता जो है वह भूमि से बढ़कर है। इसीलिए स्वयं भगवान श्री राम ने कहा कि स्वर्णमयी लंका न रोचते, यह स्वर्णमयी लंका मुझे नहीं सुंदर लग रही है। जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी की हम सभी की मान्य परंपरा है, और आज उसी मान्य परंपरा के संदर्भ में यह व्याख्यान वर्कशॉप कार्यशाला आयोजित है। वस्तुतः नारीवाद का जो प्रमुख पक्ष है, 200 वर्षों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो नारी पुरुष पर वर्चस्व नहीं चाहती, लेकिन हाँ इतना जरूर चाहती है कि उसे समता मूलक अधिकार मिले। नारी पुरुष को, स्त्री पुरुष को जन्म देने के कारण स्वयं में ही महान है, और सनु सेपोपाख्यानम में तो इस बात की चर्चा आती है कि आत्मा वै जायते पुत्र है। परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं के अनुसार भूगोल भी अपना कलेवर बदलता है। आज हम सभी इस प्रश्न को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। कहीं न कहीं अहंतावादी सोच, वादी दृष्टि, ये तमाम प्रश्न जो उठ खड़े हुए हैं, कहीं उन्हें समता मूलक अधिकार नहीं मिला है। इन्हीं सभी प्रश्नों को परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर अपने उद्बोधन में समेकित करेंगे। और शाकुंतलम का जो तत्र श्लोक चतुष्टयम की बात की जाती है, वहां पर जहां सौंदर्य का एक पक्ष उभर कर सामने आता है जो हमें मेटा एथिक्स की ओर ले जाता है कि अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम, या सरसिज मनुविद्धम, या फिर अधर किसलय राग कोमल विटपानी कार्ण्यो बाहु, ये तमाम प्रश्न, तमाम पक्ष जो हैं वो हमें मेटा एथिक्स की ओर ले जाते हैं। किंतु वहीं पर जो तत्र श्लोक चतुष्टयम की बात की गई, वहां पर पातुम न प्रथमम व्यवस्यति, अर्थात वह शकुंतला जब तक वृक्षों को जल नहीं पिला देती थी तब तक वह जल भी नहीं पीती थी, और जब उनमें नई कोपलें आ जाती थी तो वह उत्सव मनाया करती थी। ऐसी वह शकुंतला आज प्रतिगृह को जा रही है, तो वह वृक्ष भी पीले पत्ते गिराकर अश्रुपात कर रहे हैं और महावर इत्यादि प्रदान कर रहे हैं। तो वहां पर गुरु शुश्रूषव कुरून प्रिय सखी वृत्तिम की भी बात की गई, क्षौमम केन चिदुंदु पांडु तरुणा मांगल्य माविष्कृतम। लेकिन एक जो अंतिम कण्व ने शकुंतला से कहा कि अर्थो ही कन्या परकी एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ही ममायम विशुद्धः प्रकामः प्रत्यारोपित न्यासीवंतरात्मा सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सवैरनुज्ञायतम। तो हम सभी को समता मूलक दृष्टि से विचार करना है। कहीं न कहीं आज यह जो बात उभर कर सामने आई है, तो कहीं न्याय का प्रश्न छूटा जरूर है, जिस पर हम सभी परम सम्मान्य आचार्य प्रवर को सुनेंगे। और हिंदी काव्य में स्त्री विमर्श पर आज चर्चा होगी और वाक वैखरी का अनुपम चातुर्य आज देखने को मिलेगा।
शब्दों का जादू आप सभी ने काला जादू तो सुना है, आज शब्दों का भी जादू होगा। और परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर हम सभी के मध्य यहाँ उपस्थित हैं और हम आचार्य प्रवर से सादर अनुरोध करते हैं कि अपने अमृत वचन से हम सभी को संपृक्त करें। परम सम्माननीय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप सर। सर सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ आप मुझे सुन रहे हैं क्या? हाँ सुन रहे हैं सर। जी सर, आवाज आ रही है जी। हाँ आ रही सर। हाँ, धन्यवाद हरिदत्त जी। दिल्ली विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर बाला गणपति देवरकुंडा जी, श्री एस.एन. दुबे जी, बसंत महिला महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर अलका सिंह जी, इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर अर्चना तिवारी जी, डॉक्टर ऋतु जायसवाल जी, और इसका संयोजन कर रहे मेरे अत्यंत प्रिय डॉक्टर हरिदत्त त्रिपाठी जी, और शायद सुन रहे हो मुझे तो मेरे गुरु डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी जी, जो दर्शन, संस्कृत और साहित्य के प्रकांड विद्वान हैं। आप सभी मित्रगण, शिक्षक, शिक्षिकाएं, सबको नमस्कार करता हूं मैं, और आप लोगों के बीच कुछ अपने अनुभव साझा कर रहा हूं। बात तो मैं हिंदी कविता में स्त्री जीवन को लेकर, स्त्री विमर्श को लेकर करूंगा। पहले सोचा था कि मैं समकालीन साहित्य पर ही केंद्रित कर लूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरे साहित्य को संक्षेप में आपके सामने रखना चाहिए। दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए लोग साहित्य के, हिंदी साहित्य के भी अध्येता होते हैं और बहुत सारी जानकारी रखते हैं। तो कुछ प्रसंगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं और कुछ नए प्रसंगों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं साहित्य पर आऊं इससे पहले कुछ आरंभिक बातें कर लेना चाहता हूं मैं संस्कृति के विकास को लेकर, और उसके साथ साथ मनुष्यता का विकास, उसी के साथ साहित्य का भी विकास। आगे आगे जीवन है और उसी के साथ साथ साहित्य, संगीत, कला है। तो संक्षेप में मैं कुछ बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यद्यपि इन बातों की चर्चा हुई होगी, आगे भी होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि मानव सभ्यता के आरंभिक दौर में, जिसे हम आदिम समाज कहते हैं, जिसे कुछ लोगों ने आदिम कबीलाई समाज कहा, उस समाज में स्त्री और पुरुष बराबर थे। स्त्री पुरुष में कोई गैर बराबरी नहीं थी, और एक लंबे समय तक तो समाज स्त्री प्रधान हुआ करता था। जो लोग जानते हैं इस बात को, वो जानते हैं। तो स्थिति यह थी कि बहुत सारे नियमों और बहुत सारी मान्यताओं का सृजन नहीं हुआ था। विवाह की ऐसी पद्धतियां नहीं थी। स्त्री पुरुष संबंध स्वेच्छा से होते थे, और यह पता नहीं चलता था कि पैदा होने वाली संतान किसकी है। माँ की है ये तो तय था, इसलिए बच्चे माँ के नाम से जाने जाते थे। राहुल सांकृत्यायन ने इस पर बड़ा गहन अध्ययन किया था, प्रकांड विद्वान थे। तो राहुल जी ने इस पर बहुत कुछ
लिखा है कहानियों में लगभग 6000 वर्षों का जो विकास है उसको क्रमशः राहुल जी ने कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो समाज स्त्री प्रधान होता था, उसको उषा परिवार, निशा परिवार ऐसे जाना जाता था। बाद में चीजें बदली। उस बदलने के पीछे कुछ नैसर्गिक कारण थे और कुछ सामाजिक आर्थिक कारण थे। उन कारणों को थोड़ा सा जानना चाहिए। कारण यह था कि पहले जो आदिम समाज था उसके पास वैयक्तिक धन नहीं था, निजी संपत्ति नहीं थी किसी के पास। लोग निकलते थे शिकार के लिए, स्त्रियां भी उसमें शामिल होती थीं और आमतौर पर स्त्रियां ही नेतृत्व किया करते थे। शिकार जब करते थे तो कभी कभी परस्पर दो कबीले आपस में टकरा जाते थे और जो पराजित होता था उसको मार दिया जाता था। बाद में थोड़ी सी यह समझ बनी कि उन्हें मारा ना जाए, जो पराजित हैं उनको गुलाम बना लिया जाए। तो उन्हें गुलाम बनाने और दास बनाने की प्रथा शुरू हुई। अब इसके बाद हुआ यह कि कुछ लोगों के लिए कुछ और लोग भी काम कर रहे थे। उन लोगों को भोजन खाने के लिए मिल जाता था, लेकिन कुछ बचने लगा। जब से यह कुछ बचने लगा, अतिरिक्त लाभ होने लगा, अब वो जो बचा था उस बचे हुए की रखवाली के लिए कोई झोपड़ी में, कंदरा में चाहिए। तो एक तो बचे हुए की रखवाली, दूसरे जब शिकार के लिए पत्थर फेंकते थे तो कभी एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराया होगा जब पहली बार, और आग उत्पन्न हुई होगी, तो उस आग से भय भी पैदा हुआ जब आग फैल गई, और उस आग में जो पशु पक्षी जलकर मर गए, उनका मांस जब खाया, पका हुआ मांस खाया, तो वह ज्यादा स्वादिष्ट और सुपाच्य लगा। तो आग एक तरफ भय और दूसरी तरफ आग से लाभ, सुरक्षा, शीत में उससे ऊष्मा प्राप्त होने लगी। तो आग लगा मनुष्य को कि उपयोगी है, इसलिए आग को ही बचाना था। तो आग की सुरक्षा, आप जो गांव से जुड़े हैं, बहुत लंबे, हम लोगों के बचपन में सबके घर दिया सलाई उपलब्ध नहीं होती थी, आग मांगी जाती थी किसी के घर से। बहुत सारे लोग आग मांगने आते थे, इसकी एक परंपरा थी। तो आग को जिलाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई। बहुत सारी चीजों की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। भय और प्रेम से भगवान भी बने हैं। पेड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, आग की पूजा हम इन्हीं कारणों से करने लगे। बाद में उनके स्वरूप बदलते गए। तो आग की रखवाली और जो कुछ शिकार या उत्पादन में जो बच गया, उस इसके लिए किसी को घर पर रहना था, और चूंकि संतान की उत्पत्ति के बाद स्त्री को कुछ दिन घर में रहना ही था, इसलिए आग के साथ स्त्री का अनिवार्य संबंध बन गया। तो यह हो गया कि यह स्त्री जो नवजात बच्चे का पालन करने के लिए घर में है, वह स्त्री इस धन की भी रखवाली करेगी और आग की भी रक्षा करेगी। यह हुआ तो नैसर्गिक कारणों से, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर आने वाले समय में उत्पादन कार्य से स्त्री धीरे धीरे कटने लगी। और यही चीज जब बहुत आगे चली तो फिर स्त्री का घर से रिश्ता प्रगाढ़ होता गया और उत्पादन से स्त्री का संबंध कटा, और यहीं से स्त्री की समस्याएं शुरू हुई। जहां से वैयक्तिक संपत्ति शुरू हुई, वहीं से स्त्री की समस्याएं शुरू। हम सभी प्रबुद्ध लोग हैं, इन चीजों को जानते हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को कुछ बातों की तरफ ले जाकर आपको स्मरण दिलाना चाहता था। तो कुछ चीजें तो नैसर्गिक कारणों से हुई, लेकिन यह मानव स्वभाव है कि जिसके पास प्रभुत्व होता है, जिसके पास धन होता है, जिसके पास अधिकार होता है, जो कमाऊ होता है,
वह दूसरे पर शासन करने लगता। और यही हुआ एक लंबे समय तक। इसके तमाम सारे राजनीतिक कारण भी बीच में आए। तो सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से स्त्री की एक जो सीमा थी वो तय कर दी गई कि उसे घर के अंदर रहना है। फिर आगे कुछ राजनीतिक कारणों से पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। उन्हीं कारणों से संघर्ष जब शुरू हुए, स्त्रियों के कारण भी संघर्ष हुए। तो जबरन किसी की स्त्री का अपहरण कर लेने की प्रवृत्ति जो जो शक्तिशाली था उसके भीतर आई। पर्दा प्रथा, उससे बचाव के लिए पर्दा की प्रथा आई। फिर अपनी इज्जत मर्यादा की रक्षा के लिए सती प्रथा का ये हुआ। फिर जो प्रभुत्वशाली समर्थ लोग थे, उन्होंने कई कई शादियां शुरू की। उनकी देखा देखी बाकी लोगों ने भी अनुकरण किया। तमाम राजाओं महाराजाओं ने यह काम किया, बाद में और लोगों ने भी किया जो कर सकता था। तो बहुविवाह हुआ। फिर बड़ी उम्र के लोग किसी गरीब, किसी कमजोर परिवार की कम उम्र की स्त्री से शादी करने लगे। यहाँ अनमेल विवाह की समस्याएं पैदा हुई और इन सब का दंश झेलना पड़ता था स्त्री को। इसका एक लंबा इतिहास है। और आगे चलकर जब कारोबार की समस्याएं आए, रोजी रोटी की समस्याएं आई, तो वहां दूसरे तरह की समस्याएं। हमारा जो साहित्य है, हम अगर देखें तो साहित्य में विरह की कविताएं बहुत लिखी गई, स्त्री की वेदना की कविताएं बहुत लिखी गई। हालांकि उन्हें लिखने वाले ज्यादातर पुरुष हैं, लेकिन क्योंकि जो सचमुच नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न रचनाकार होता है, वह उसके भीतर यह क्षमता होती है कि वह परकाया प्रवेश कर जाता है। हम दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, साधारणीकरण इसको साहित्य की भाषा में कहा गया। तो जिसको तादात्म्य कहा जाता है। हम किसी को रोते हुए देखकर कोई दृश्य, कोई नाटक, कभी कभी कोई धारावाहिक, कोई फिल्म देखकर हमारी आंखें भर आती हैं। हमारा उससे सीधा तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये जो मनुष्यता का रिश्ता है, जो सहृदयता का, जो संवेदनशीलता का संबंध है, उसके कारण हम द्रवित होते हैं। तो पुरुषों ने स्त्रियों के दुख को साहित्य में बहुत कुछ लिखा। अभी हरिदत्त जी संस्कृत के शाकुंतलम की जहां से चर्चा कर रहे थे, तो बहुत कुछ इस तरह का लिखा गया जो आदिकालीन साहित्य में, हिंदी के और मध्यकालीन साहित्य में जो बहुत बड़ा विरह का पक्ष है, उसके सामाजिक कारणों को भी जाना जाना चाहिए। जब हम नहीं जानते हैं या जब हम अपने विद्यार्थियों को उनके कारण न बताकर सीधे सीधे विरह की कविताएं पढ़ाने लगते हैं, तो वो कविताएं हास्यास्पद लगती हैं। आज का जो नौजवान है, आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको आप अगर किसी के विरह की कविता सुनाएंगे, कोई स्त्री अपने पति के लिए या कोई पति अपनी स्त्री के लिए व्याकुल है, तो बात करने के लिए वो चिट्ठी भेजना चाहता है और वो नहीं पहुंचा पाता है, तो आज हंसी आएगी कि मोबाइलों के इस जमाने में बात कर लेते हैं, क्या जरूरत थी, ये कोई समस्या तो नहीं हुई। लेकिन साहित्य को हमेशा उसके युग में जाकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस युग में रचना रची जाती है, उस युग में उसके सामाजिक कारण होते हैं, और उन सामाजिक कारणों को समझे बिना हम साहित्य को, किसी कविता को नहीं समझ सकते, उसके मर्म को तो नहीं समझ सकते। तो उन दिनों जब कोई पुरुष सेना में काम करता था, किसी की सेना में होता था, या रोजी रोटी के लिए किसी दूर देश चला जाता था, और वहां जब आज की तरह से साधन नहीं थे, महीनों पैदल चलकर कहीं जाता था और वहीं फिर लौटता नहीं था, वर्षों नहीं लौटता था, वहीं रह जाता था। कुछ लोगों ने वहीं शादियां कर ली। ऐसे में जब आप उस समय के साहित्य पर ध्यान देंगे तो उस विरह का कारण समझ में आएगा। एक स्त्री शादी करके जिसे घर में बैठा दिया और उसका पति परदेश चला गया, और वह कब आएगा
इसकी कोई उम्मीद नहीं है। कुछ उम्मीदें बता गया है, कुछ दिन बता गया है और नहीं आया, तो उसकी जो सामाजिक कारण भी होते हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं उसकी, परिवार में गांव के लोग व्यंग करते हैं कि तुम्हारा ही कुछ व्यवहार ऐसा रहा होगा कि तुम्हारा पति चला गया और फिर लौट कर नहीं आ रहा है। आप अगर लोग गीतों को देखेंगे तो इस तरह की बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे गीत देखने को मिलेंगे। एक लोकगीत में एक स्त्री एक पुरुष से अपने पति के बारे में पूछती है और कहती है कि अगर तुम जा रहे हो तो उसको मेरे बारे में बताना। वो जब कहता है कि जब तुम्हारा पति गया तुमसे क्या क्या कर गया था, कुछ कहा था, तो वो कहती है कि मुझसे बहुत प्रेम करता था और मेरी सारी व्यवस्था करके गया था। मेरे घर में बहुत सारा अनाज भर गया था, बहुत सारा तेल भर गया था, बहुत सारी चीजें जितनी संभव थी वो सब हमारे लिए कर गया था। लेकिन अब उसको गए वर्षों हो गए, वह सब समाप्त हो गया है और उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर वो कहती है कि यदि वह आएगा कभी तो बाकी चीजें तो फिर हो जाएंगी, ये धन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये जो उम्र बीती जा रही है यह हमारी उम्र तो लौट कर नहीं आएगी। तो बड़ा मर्म है, बड़ा दर्द है लोकगीतों में। तो इस विरह के कारण को समझे बिना साहित्य में जो स्त्रियों की दशा है उस दशा का हम अनुमान नहीं कर सकते हैं। इसे अगर हम साहित्य में देखेंगे तो सबसे पहले आदिकाल के एक कवि है नरपत नाल। नरपत नाल है जिन्होंने बीसल देव रासो लिखा था। बीसल देव रासो में नरपति नाल की जो नायिका है राजमती, वह अपना दुख बताती है और वो कहती है कि शिव से स्त्री जन्म कई दिधौ महेश, अवर जन्म धारे धड़ा है नरेश। कविता में बहुत सारी बातें हैं। वो ये कहती है कि हे शिव, आपने मुझे स्त्री क्यों बना दिया, मुझे कुछ और क्यों नहीं बनाया। मुझे अगर आप कोयल बना देते तो मैं यहाँ वहां जहां चाहती बैठती जाती, अपने पति के साथ रहती। अगर अगर मुझे कोई जीव जंतु जंगल का बना देते तब भी मैं स्वच्छंद रहती। अगर मुझे उसके अंत में आता है कि अगर मुझे जाटनी बनाते तो मैं अपने पति के साथ खेत में काम करती। तो मुझे स्त्री इस तरह की स्त्री क्यों बनाया। फिर उसमें यद्यपि कहने के लिए वो रानी है, लेकिन वो कहती है कि मेरे वस्त्र फट गए हैं, कोहनी के पास मेरा कपड़ा फट गया है, मेरी साड़ी फट गई है, मेरा पति नहीं है। तो इन कवियों की विशेषता यह है कि यह जब कविता में किसी स्त्री के दुख का वर्णन करते हैं तो उसी सामान्य भाव भूमि पर ले जाकर वर्णित करते हैं, उसे रानी से के पद से हटाकर लोक की भूमिका में उतार देते हैं। यही काम जायसी ने भी किया। जायसी के यहाँ जय घर कंता ते सुखी, गौरव और तो जो जिसके घर में पति है वो सुखी है, उसे गौरव है, उसे गर्व है, और मेरा पति नहीं है मेरे पास। तो लोक में स्त्रियों की इस तरह की स्थिति का बहुत वर्णन किया गया। आप अगर इधर आएंगे, जब मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, तो भक्ति काल के कवियों ने स्त्री के विविध रूपों का वर्णन किया। कबीर हालांकि स्त्री को एक तरफ स्त्री बनकर ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन स्त्री के प्रति दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि स्त्री के कारण तपस्या भंग हो जाती है। वो नारी की झाई परे अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कवन गति, ये नित नारी के संग। तो वो बहुत दृष्टि अच्छी नहीं है। हालांकि आराधना के लिए स्वयं स्त्री बनकर ही वो अपने राम को रिझाना चाहते हैं। जो तुलसीदास हैं, तुलसी चूंकि बहुत सारे लोगों के पढ़े हुए हैं और तुलसी को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग बहुत भक्ति भावना से तुलसीदास को पढ़ते हैं, इस लायक है भी तुलसी। लेकिन तुलसी का साहित्य भी बहुत सीधा सपाट नहीं है। उनके यहाँ कुछ पंक्तियां ऐसी भी मिल जाएंगी जिनमें लगेगा कि वो स्त्री का विरोध करते हुए से दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनके भी सामाजिक कारण,
मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि कोई भी कविता समाज से हटकर नहीं समझी जा सकती है, और बड़ा रचनाकार अपने समूचे युग का प्रतिनिधित्व करता है। जब तुलसी बोलते हैं तो अकेले तुलसी की आवाज नहीं होती है, वह उस तुलसी के स्वर में उनका समय बोल रहा होता है, समय की मान्यताएं होती है। जो छुआछूत की भावनाएं, जातियों की बातें पुराने साहित्य में दिखाई पड़ती हैं, वह उस समय का समाज था, ऐसा मानकर जब पढ़ेंगे तभी वो साहित्य हम ठीक से समझ पाएंगे और तभी उसको हृदयंगम कर सकेंगे। आज भी गांव में बहुत सारी चीजें हैं जो जिनका हम विरोध करते हैं, जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हैं। तो तुलसी के साहित्य में स्त्री को लेकर दोनों तरह की बातें हैं। एक तरफ वो किष्किंधा कांड में महावृष्ट चरी फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी, ऐसा भी आता है कि स्वतंत्र होकर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। इस तरह के अपवाद भी तुलसी के यहाँ मिलेंगे, लेकिन ये युग है, ये तुलसी अकेले नहीं बोल रहे हैं। तुलसी ने तो कहा ही था, नाना पुराण निगमागम सम्मतम जद रामायणे निगतम कुचिदन तो जो तुलसी के यहाँ तमाम सारा अध्ययन है, शास्त्र है, वेद है और लोक है। तो लोक में जो मान्यताएं थी उसको तुलसीदास कर रहे थे, लेकिन तुलसीदास वहीं पर जब शिव विवाह का प्रसंग आता है और वहां विदाई का दृश्य आता है, तो कहते हैं कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुखनाई। विधाता ने स्त्री को क्यों बनाया, कैसे बना दिया, और ऐसा क्यों बनाया कि उसे पराधीन रहना पड़ता है। पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में कभी सुख नहीं होता है। तो तुलसी स्त्री की पराधीनता का विरोध करते हैं। हमें किसी साहित्य को पढ़ते समय उसमें जो बेहतर है, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो प्रासंगिक है, उसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को वही सौंपना चाहिए। जो सबके यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं होता है, जो हमें अच्छा न लगे उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। तुलसी के यहाँ कुछ और बातें भी स्त्रियों को लेकर हैं जो बहुत अच्छी हैं। एक वो कहते हैं एक जगह, वो जब राम के विवाह के बाद सीता और सभी वधुएं घर आती हैं, तो शाम के वक्त दशरथ जी रानियों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और कहते हैं, एक पंक्ति बहुत मार्मिक और बहुत अच्छी है, बहुत प्रेरक है। कहते हैं कि बहु लड़किनी पर घर आई, राखव नयन पलक की नाई। ये जो हमारी बहुएं हैं, ये अभी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, अभी ये पिता के घर से कभी गई नहीं थी, पहली बार पर घर आई है, अपना घर छोड़कर पराए घर आई हुई है। इसलिए इनका बहुत ध्यान रखना, और ध्यान कैसे रखना, राखेहु नयन पलक की नाई। जिस तरह से पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं, उसी तरह से इन बहुओं की रक्षा करना। एक सास को, एक ससुर को अपनी पुत्र वधु को कैसे रखना चाहिए, यह तुलसीदास के दशरथ समझा है। और सचमुच आज अगर सभी लोग ऐसा सोच ले तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। बेटी और वधु में जो फर्क न चाहते हुए भी हम शब्दों में कहते हैं, आचरण में नहीं कर पाते हैं, अगर तुलसी की इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि बहू को उस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, जैसे पलकें आंखों की करती हैं, तो एक बहुत बड़ा संदेश जाए। तो तुलसीदास के यहाँ यह बड़ी बात आती है देखने को स्त्रियों के प्रति। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें बताते हुए, आज तक चूंकि मुझे यात्रा करनी है तो जितना संभव होगा उतना मैं कर लूंगा। तुलसी के ही समय में एक बड़े कवि थे, ये रसखान। रसखान ने कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखी, लेकिन रसखान ने कई जगह बहुत खूबसूरत प्रयोग किए
और कई अच्छी बातें की। हमने लक्ष्मी और विष्णु की जो प्रतिमाएं देखी हैं, जो छवियां देखी हैं, उनमें लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पैरों के पास होती हैं और पैर दबाते हुए देखी जाती हैं। फिल्मों और धारावाहिकों में ये अच्छा दिखाई पड़ती, तस्वीरों में दिखाई पड़ती है। रसखान एक नई बात करते हैं, एक बड़ा चर्चित छंद है, बहुत सारे लोगों को, आप लोगों में से याद होगा। वो लिखते हैं कि ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुनो चायन, देखी सुनी कतहू न कबू कहूं, वह कैसो स्वरूप और कैसे सुभावन, हेरत टेरत हारि रहो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठी पलोटत राधिका पायन। ब्रह्म के बारे में मैंने बहुत सुना था और उस ब्रह्म को मैंने पुराणों में, वेदों में यहां वहां तलाशा। बहुत सारे लोगों से पूछा जो ज्ञानी जन थे कि वो ब्रह्म कैसा है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। नहीं बताया किसी ने, स्त्रियों से, पुरुषों से, लोग लुगायन, सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया। और हेरत टेरत हारे, उसको ढूंढता रहा, उसे पुकारता रहा, कहीं नहीं मिला। एक दिन मैंने अचानक देखा, अंतिम पंक्ति में कहते हैं, देखो, देखा उसे, मैंने देख लिया। कहाँ देखा? दुर्यो, छिप कर, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठी पलोटक राधिका पायन। उस ब्रह्म को मैंने देखा, वही ब्रह्म, वही श्री कृष्ण। देखा कि पुष्पों के झुरमुट में, कुंज कुटीर में बैठकर वही ब्रह्म राधा के पैर दबा रहा था। तो यह जो प्रेम तत्व है, यह मध्यकाल की कविता के केंद्र में है। तो प्रेम के वशीभूत है वो ब्रह्म। तो आप देखिए कि अभी तक जो वर्णन हम देखते आए हैं, पुरुष का पैर दबाती हुई स्त्री, रसखान के यहाँ स्त्री का पैर दबाता हुआ ब्रह्म, प्रेम के वशीभूत होकर एक अलग छवि दिखाई पड़ती है। उसी समय के एक और कवि है केशव दास, जिन्हें हिंदी साहित्य में जितना संभव था अपमानित करने की कोशिशें, और बड़े बड़े दिग्गजों ने, आचार्यों ने केशव की कविता का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया और उनके विषय में जो बातें कह दी गई, कुछ आरोप लगा दिए गए, बहुत गंभीरता से पढ़े बिना बहुत सारी बातें केशवदास के बारे में कह दी गई और आने वाले लोगों ने श्रम करने की कोशिश नहीं की। ये हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता है कि कुछ लोगों ने, गणमान्य लोगों ने कुछ कह दिया और हम उस लकीर को पीटते हुए चले आते हैं। हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते उन चीजों को जानने की। तो केशव के बारे में हिंदी साहित्य के विद्वानों की राय अच्छी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उनको समझने की कोशिश की और भयभीत कर दिया है कि बहुत कठिन कवि है। अध्यापक खुद भयभीत रहता है तो विद्यार्थी तो बेचारा भयभीत हो ही जाएगा केशव के नाम से। केशव के एक छंद की मैं चर्चा करना चाहता हूं कि केशव मध्यकाल में किस तरह से एक प्रगतिशील सोच का कवि लिख रहा था। केशव लिखते हैं, जब ये जो वनगमन वाला प्रसंग है उसका वर्णन बहुत अच्छा तुलसीदास ने किया है, बहुत खूबसूरत चित्र है तुलसीदास के। उस विषय पर केशव दास ने भी लिखा, बहुतों ने लिखा, आगे चलकर इधर के लोगों ने भी लिखा। इधर राम जी अमन दास पावला ने भोजपुरी में बहुत अच्छा लिखा उसके विषय। तो केशव दास कहते हैं, राम सीता और लक्ष्मण जा रहे, बहुबाग तड़ाग तरंगिन तीर, तमाल की छांव बिलो की भली, बढ़ रहे रास्ते। व्यात्मक कसौटियों पर भी ये कविता खूबसूरत है और भाव की दृष्टि से तो ये अद्भुत है। कह रहे हैं कि रास्ते में जब जाते हैं, वन जा रहे हैं, लंबी यात्रा है, तो जहां पर बाग मिल जाते हैं,
सरोवर कोई मिल जाता है, बहुबाग तराग तरंगनिधि कोई नदी मिल जाती है, कहीं कमाल का वृक्ष है, उसकी छाया में राम सीता और लक्ष्मण बैठ जाते हैं। बैठे हुए हैं, घटिका एक बैठक है, सुपाय बिछाए तांक उसका स्थली, वहां बैठ जाते हैं। मग को श्रम श्रीपति दूर करें, सिय को शुभ बाकल अंचल सो। सीता थकी हुई है, पसीना भरा हुआ है उनके माथे पर। राम अपने बलकल वस्त्र के अंचल से पंखा झलते हैं, उन्हें हवा करते हैं, पंखा चलाकर सीता के पसीने की बूंदों को सुखाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। राम सीता को पंखा झलते हैं और उसके बदले में सीता खुश होकर प्रेम भरी दृष्टि से श्रम सोव हरे तिन को कई केशव चंचल चारु मृगंचल से। सीता अपनी खूबसूरत आंखों से एक बार राम को प्रेम से देख लेती है तो राम की थकान दूर हो जाती। इस छंद को लेकर बड़े आरोप लगाए गए केशव पर। कहा गया कि केशव के राम स्त्रैण है, केशव के राम स्त्री की सेवा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आप सोचिए, आज हम जिस समाज में हैं वहां अगर पुरुष स्त्री के साथ मिलकर खड़ा होता है, काम करता है, उसके काम में हाथ बटाता है तो उसकी सराहना होती है। और जब केशव के राम यह काम कर रहे थे 500 साल पहले, तो उन पर आरोप लगाया गया कि ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए। आज जब हम स्त्री विमर्श पर बातें कर रहे हैं तो सोचिए कि केशव कितनी आगे की बातें कर रहे थे। एक बहुत अच्छा रास्ता दिखा रहे थे कि पुरुष को भी स्त्री की सेवा करनी चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, उसके कार्यों में भागीदार होना चाहिए। केशव ने बहुत अच्छी बातें की। उन्हीं लोगों के समय की एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी मीरा। अगर हम सही कहें, सूरदास के यहाँ सूर की भी चर्चा होती है, सूर ने बड़ा काम किया। सूर ने प्रेम और वात्सल्य का वर्णन तो किया ही, सूर ने मातृत्व को गौरव दिया। मातृत्व जो स्त्री का एक बहुत बड़ा गुण है, जिससे पुरुष वंचित है, उस मातृत्व को महिमा मंडित किया सूरदास ने। माँ, तो माँ को गौरव दिया सूरदास ने अपनी कविता में। मीराबाई को हम सभी जानते हैं, थोड़ा सा हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। मीरा सही अर्थों में अगर हम हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की चर्चा करेंगे तो उसकी शुरुआत करने वाली मीरा है। मीरा ने उस समय जब स्त्रियां तरह तरह के बंधनों में बंधी हुई थी, स्त्री की आवाज कहीं से नहीं आ रही थी। मीरा के पति के निधन के बाद मीरा को जो यंत्रणाएं परिवार में मिलने लगी, उनकी देवर के द्वारा, उस राज परिवार के द्वारा, वह जो राणा का परिवार था उसके द्वारा जो बंधन लगाए गए, उन बंधनों के विरोध में मीरा जिस तरह से उठ खड़ी हुई थी, यह बहुत बड़ी बात थी। मतलब एक स्त्री ने अपनी प्रेम की शक्ति से, अपनी आस्था और विश्वास से ऐसी आवाज उठाई कि उस समय का राज दरबार जो था राणा का, उस राज दरबार में हलचल मच गई। और यहां तक यही नहीं, किले की दीवारों में दरारें पड़ गई। यह मीरा की आवाज थी और उन बंधनों को अस्वीकार किया। कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण के भक्तों से प्रेम करती थी। किसी साधु संत को देखा तो मीरा उससे बातें करती थी, उसका सत्संग चाहती थी। और परिवार का यह कह रहा था कि इससे बदनामी हो रही, और मीरा को बदनाम करने की भी कोशिशें हो रही थी। तो मीरा ने ऐसे में, जब पर्दे में रहने के लिए बार बार कहा जाता था कि पर्दे में रहो, तो मीरा ने कहा था कि वो लोक लाज कुलकाल कान जगत की दई बहाय जस पानी, अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बौरानी। अगर तुम्हें लाज आती है तो अपने घर का पर्दा करके तुम पर्दे में रहो। मैं कृष्ण के प्रेम की दीवानी हूं और मैं पर्दे में अब रहने वाली नहीं। फिर मीरा को तरह तरह के लांछन उन पर लगाए गए, उनको बदनाम करने की कोशिशें हुई।
तो मीरा ने वो कहा था ना कि राणा दी आने या बदनामी लागे मीठी, ये जो बदनामी आप करते हैं मुझे ये बदनामी मीठी कर अच्छी लगती है। तो मीरा ने कई कविताओं में उस राज समाज को, उस सामंती समाज को, उसके बंधनों को तोड़ने की कोशिश की। हम लोग इस बात से परिचित हैं। मध्यकाल में जिसको हम भक्तिकाल कहते हैं, उस भक्तिकाल की कविता में स्त्रियों की छवि अच्छी छवि है। आगे आने पर जिसे रीतिकाल कहा गया, उस रीतिकाल में स्त्री ही नहीं समूचा समाज स्वस्थ रूप में नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो कवि हैं वो सारे के सारे कवि दरबारी कवि हो गए, दरबारों में रहते थे, राजाओं की खुशामद करते थे, उनको जो अच्छा लगता था वही लिखते थे। मतलब जो भक्ति काल में स्वांतः सुखाय था वह स्वामिनः सुखाय हो गया। भक्ति काल में जो कवि स्वांतः सुखाय कविता लिखते थे, बाद में वह स्वामी के सुख के लिए, राजा के सुख के लिए लिखा जाने लगा, वो कविता लिखी जाने लगी। तो राजा जैसा चाहता था, दरबारी कवि उस तरह की कविता लिख रहे थे, तो वह कविता प्रेम की कविता नहीं थी। कुछ कवियों को छोड़ दें हम, घनानंद, आलम, बोधा, तो ज्यादातर कविताएं और प्रेम की कविताएं थी या श्रृंगारिक कविताएं थी, किसी के सौंदर्य का वर्णन था, और काल्पनिक कविताएं। तो स्त्री की स्वस्थ छवि उसमें नहीं दिखाई पड़ती है। आधुनिक काल में जब हम प्रवेश करते हैं तो स्थितियां बदल जाती हैं। 1857 का विद्रोह हो चुका होता है और जो हमारा समाज है वह एक तरह से मध्यकालीन जड़ता की नींद से जागता है, और एक जागा हुआ समाज, एक अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा होता हुआ समाज हमारे सामने आता है। उससे हम साक्षात्कार करते हैं। और बहुत सारे क्षेत्रों में जो स्वदेशी की चर्चाएं हो रही थी, जागरण की चर्चाएं हो रही थी, उद्बोधन की, स्वत्व प्राप्त करने की, अस्मिता को प्राप्त करने की, वो सारी चीजें कविता में आती। और यहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र से हमारा साक्षात्कार होता है। भारतेंदु ने, और भारतेंदु मंडल जिसको कहते हैं, उस मंडल के रचनाकारों ने स्त्री की एक नई छवि प्रस्तुत की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पत्रिका निकाली थी, बहुत सारी 4-5 पत्रिकाएं उन्होंने संपादित की। उनमें एक पत्रिका थी बाला बोधिनी। बाला बोधिनी पत्रिका स्त्रियों के लिए थी, स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए पत्रिका थी वह। और उस पत्रिका का जो उद्घोष हुआ करता था, उसमें छपता था, जो हरि सोई राधिका, जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कछु न विभक्ति। उन्होंने कहा कि जो हरि हैं, जो कृष्ण हैं, वही राधिका है, जो शिव हैं वही शक्ति है उनकी, जो नारी सोई पुरुष, जो स्त्री है वही पुरुष है, या में कछु न विभक्ति। इसमें कोई विभाजन नहीं है, स्त्री और पुरुष में विभाजन नहीं है, उसमें गैर बराबरी नहीं है, असमानता नहीं है। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान ढंग से रहना चाहिए। उन्होंने एक नारा दिया था, स्वत्व निज भारत गहे और नारी नर सम होय। नारी को नर के समान दर्जा मिलना चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर देश को सचमुच आजाद करना है, तो स्त्री को पुरुष के समान अधिकार मिलने चाहिए। यह आवाज बुलंद की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और यह परंपरा आगे बढ़ी। यह काम जब हिंदी में हो रहा था तो अन्य भाषाओं में भी हो रहा था। उर्दू के कवि भी इस तरह की कविताएं लिख रहे, स्वाधीनता को लेकर आगे बढ़ने के लिए ललकार उनके यहाँ भी दिखाई पड़ रही थी। और स्त्रियों को उर्दू कविताओं में, मुस्लिम समाज में जो स्त्रियों को लेकर धारणाएं थी, उनका विरोध
कवियों ने किया। उस दौर में जो अन्य समस्याएं थी, इसके साथ विधवाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा थी। वो हिंदू मुस्लिम सारे धर्मों में थी। विधवाओं को लेकर एक कविता, एक शेर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। उस समय जो लिखा जा रहा था, एक चिंतक हुए थे और कवि हुए थे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। हाली के नाम से लोग परिचित हैं। तो अल्ताफ हुसैन हाली ने विधवा का जीवन कितना कठिन होता है, किस तरह से तलवार की धार पे चलना होता है, इसके बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि तय करने थे 7 समंदर, तय करने थे 7 समंदर, हुक्म ये था हाँ पांव न हो तर। तय करने थे 7 समंदर, 7 समुद्र पार करना था, 7 सागर पार करने थे एक विधवा को। कि जीवन में कितनी मुश्किलें हैं, और शर्त क्या थी? शर्त ये थी हाँ पांव न हो तर, पैर भीगे नहीं। 7 समुद्र पार करना है और पैर भीगना भी नहीं चाहिए। पिघलने की इजाजत थी, न जलने की इजाजत थी, हमें फिर भी किसी तलवार से होकर गुजरना था। तो पैर भीगे भी नहीं और सारी जिंदगी काटनी है। एक विधवा स्त्री के लिए सारी जिंदगी काटनी है, उसमें कहीं से कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, कहीं से कोई भटकाव ना आ जाए, यह भी ध्यान रखना था। इस पर बहुत अच्छा लिखा जा रहा था। तो यह जागरण हिंदी और उर्दू दोनों में हुआ। भारतेंदु के बाद हम जिस कविता से जुड़ते हैं उसको साहित्य के अध्येता छायावाद कहते हैं। और छायावाद के जो कवि हैं, वहां छायावाद को पुनर्जागरण काल कहा गया। जब भारतेंदु युग को नव जागरण कहा गया, तो छायावाद को पुनर्जागरण कहा गया। छायावाद के रचनाकारों ने अन्य क्षेत्रों में जो बातें की वो तो की ही, स्त्री की मुक्ति की बातें की। पंत जी जब कह रहे थे मुक्त करो नारी को, मानव मुक्त करो नारी को, जुग जुग की बर्बर कारा से जनन सकी प्यारी को। ये स्त्री जो है सिर्फ श्रृंगार की वस्तु नहीं, अब वो माँ भी है, वह दोस्त भी है और वो प्रियतमा भी है। जननी सखी प्यारी, वह हमारी माँ है, वह हमारी दोस्त भी हो सकती है और वह हमारी पत्नी भी हो सकती है। तो स्त्री की दूसरी छवियां कविता में आती हैं। मैं बहुत संक्षेप में थोड़ा पढ़ रहा हूं क्योंकि समय को देखते हुए मुझे आगे चलना है। प्रसाद की कविताओं में, प्रसाद ने खास करके कामायनी में और आंसू में स्त्री के अनेक रूपों का वर्णन किया। कामायनी में जल प्रलय के बाद जब सृष्टि का विनाश हो, Archana Di, I think there is any network issue. हमें भी लग रहा है मनीषा, उनको हाँ नेटवर्क इशू लग रहा है। और चिंताग्रस्त है। श्रद्धा जो है उनको कहती है कि नहीं ये ठीक नहीं है। ये तो होता ही है, विनाश होता है उसके बाद फिर निर्माण होता है। मन कहते हैं कि नहीं देख लिया है, ये जीवन जो है वो व्यर्थ है और अब मैं तपस्या करना चाहता हूँ। सब देख के आओ, तब सब नश्वर है। श्रद्धा एक स्त्री मन को संबोधित करती है, जागृत करती है, बल देती है, कहती है मैं हूं ना, हमारे साथ हम लोग मिलकर एक नई सृष्टि बनाएंगे। वो कहती है कि तप नहीं, केवल जीवन सत्य, तपस्या नहीं, जीवन सत्य है। ये पलायन ठीक नहीं है, भाग जाना ठीक नहीं है। तो हम यह जो निराशा है, ये जो कुहासा है, ये जो धुआं है, इसके आगे एक दूसरी दुनिया भी है। तो हम एक दूसरी दुनिया बनाएंगे और उसी में एक वो श्रद्धा ही कहती है कि जो शक्ति है,
विज्ञान की भी बातें आती हैं उसमें, वह आज बिखर गई है किन्हीं कारणों से। प्रलय के कारण, विध्वंस के कारण बहुत कुछ बिखराव आ गया है। उन सबको हम समेटेंगे, हम उनको संयोजित करेंगे और नई रचना करेंगे। इसके लिए प्रसाद कहते हैं, उत्सुकता कहती है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं वो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो शक्ति के विद्युत कण है, जो पंचभूत है, जो पंच तत्व है, ये बिखर गए हैं, ये अस्त व्यस्त हैं आंधी तूफान के कारण। हम इन शक्ति कणों को संयोजित करेंगे और हम ऐसी मानवता का निर्माण करेंगे जो सब पर विजयनी होगी। अंततः मनुष्यता की, मानवता की, मनुष्य की जिजीविका की, उसकी जीवनी शक्ति की, उसके आत्मबल की विजय होगी। हम ऐसी दुनिया बनाए। तो यह एक परास्त और पलायन कर रहे पुरुष को एक स्त्री आकर संभाल लेती है, ये स्त्री करती है। इसी तरह से निराला के यहाँ स्त्री की अनेक छवियां दिखाई पड़ती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में स्त्री अपनी अनेक छवियों के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है। वह स्त्री की ताकतवर छवि भी दिखाते हैं। तोड़ती पत्थर जैसी कविता जब लिखी जाती है तो तोड़ती पत्थर में सबकी पढ़ी हुई कविता होगी। वह एक स्त्री, एक युवती सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही है। निराला कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। और फिर कहते हैं, श्याम तन भर बदा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। श्याम तन भर बधा यौवन, सांवला शरीर है, भरा हुआ, भरा पूरा शरीर है, लेकिन संयम से बधा हुआ शरीर है। भर बधा यौवन, नत नयन, एक जो स्त्री का गुण होता है लज्जा, तो नत नयन स्त्री का ही नहीं पुरुष का भी गुण होता है लज्जा। निर्लज्ज होना किसी के लिए भी ठीक नहीं होता है। नत नयन प्रिय कर्म रतमन, उसे जो कर्म दिया गया है, जो काम दिया गया है, उस अपने कार्य में वह लगी हुई है। गुरु हथौड़ा हाथ, बड़ा सा हथौड़ा है, करती बार बार प्रहार। बहुत अच्छी कविता है। मतलब एक युवती के हाथों में एक बड़ा सा हथौड़ा है। स्त्री जिसे बहुत नाजुक, बहुत कोमल माना गया, उस एक स्त्री के हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है। तो जो एक कोमल मानी जाने वाली स्त्री सबसे कठोर वस्तु पत्थर को तोड़ रही है। तो स्त्री अगर ठान ले तो वह किसी भी चीज को तोड़ सकती है और किसी भी चीज का निर्माण कर सकती है, किसी भी चीज को जोड़ सकती है। तो स्त्री की ताकतवर छवि निराला की तोड़ती पत्थर कविता में दिखाई पड़ती है। पूरी कविता की चर्चा करने के लिए वक्त नहीं है। इसी तरह उनकी जो दूसरी बहुत चर्चित और महाकाव्यात्मक और औदात्य की कविता है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा से भी सभी लोग परिचित हैं, जिसमें रावण से राम बार बार पराजित हो जाते हैं। पराजित इसलिए होते हैं कि शक्ति रावण के साथ है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। यहाँ से कविता जब चलती है तो उसमें आता है कि उधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। सभी लोग ध्यान मग्न है, बैठे हुए हैं, एक मशाल जल रही है, अर्थात उम्मीद है, आशा है, आशा नहीं छोड़ी है। तो वहां राम जब पराजित हो जाते हैं और राम निराश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, विजय नहीं हो सकती है। तो जामवंत उनसे कहते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो। रावण अगर पूरे आचरण के बावजूद
शक्ति को अपने वश में कर सकता है तो तुम तो सदाचारी हो, आचरणवान हो, भले व्यक्ति हो, तो तुम शक्ति को क्यों नहीं साध सकते हो? तो उसकी आराधना से प्रबल आराधना करो और शक्ति को अपने साथ। तो राम ने देखा था कि स्वयं शक्ति, स्वयं दुर्गा रावण को गोद में लिए हुए और ऐसे में उनके सारे अस्त्र असफल हो रहे थे। तो कहा कि साधना करो, और फिर राम साधना में लगे। 9 दिन जो साधना की, और पूजा के लिए जो कमल के फूल आए थे, उन फूलों में से एक को राम की परीक्षा के लिए सीता ने, शक्ति ने चुरा लिया था। ऐसे में अंतिम दिन जब राम फूल उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि वहां तो है ही नहीं, पुष्प ही नहीं, कमल पुष्प नहीं है। तब उन्हें माँ की याद आती। संकट के समय माँ याद आती है, माँ की याद आती है, और कहते हैं कि माँ मुझको हमेशा राजीव नयन कहा करती थी। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, माँ मुझे राजीव नयन कहती थी, मेरी आंखें कमल की तरह से, ऐसा माँ कहती थी। तो मेरी आंखें जब कमल की तरह सुंदर हैं, कमल जैसी है, तो आज एक आंख ही क्यों न चढ़ा दूं। और इसके लिए फिर वो एक तीर उठाते हैं और आंख अपनी निकालना चाहते हैं। तब तक शक्ति आकर उनका हाथ पकड़ लेती है, दुर्गा उनका हाथ पकड़ लेती है और फिर आशीर्वाद देती है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई ली। तो दुर्गा ने उनको आशीर्वाद दिया। निराशा के उन्हीं क्षणों में उन्हें सीता भी याद आती है। सीता से जो प्रथम मिलन हुआ था, वो क्षण भी याद आते हैं। विदेह के उपवन में जो उनका नैनों से नैनों का गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का 9 पलकों में प्रथमोत्थान पतन, और उस समय फिर जानकी हाय उद्धार क्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो यह चिंता भी कि प्रिया का उद्धार नहीं कर पाया, लेकिन प्रिया की स्मृतियों में वह बल था जो राम पराजित नहीं हो रहे थे। वह एक और मन था रहा राम का जो न थका। मैं ये कहना चाह रहा था कि निराशा के उन क्षणों में स्त्री कभी मां बनकर, कभी पत्नी बनकर शक्ति देती रही राम को। तो यह महादेवी की कविताओं में भी इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे। आगे जो काव्य यात्रा होती है हिंदी की, उसमें बहुत सारे कवियों ने स्त्री पर को केंद्र में रखकर कविताएं लिखी। उनके विषय भी बदले। यहाँ बहन को लेकर बहुत अच्छी कविताएं, बेटियों को लेकर कविताएं, वहां पर तो बहुत ज्यादा लिखा ही गया। पत्नी पर कविताएं लिखी गई। केदारनाथ अग्रवाल का पूरा संग्रह ही है पत्नी के लिए, हे मेरी तुम। तो पत्नी कविताओं के केंद्र में आई, और इसमें स्त्रियों ने भी कविताएं लिखी। एक बड़ी बात यह हुई कि आधुनिक काल में इधर समकालीन कविता में स्त्रियां जो कविताएं लिख रही थी, उन कविताओं में स्त्रियों की बहुत अच्छी छवि प्रस्तुत हुई है। मैं इधर के कवियों से कुछ थोड़े से कुछ 5-7 मिनट में 2-3 उदाहरण लेकर, मुझे समय का संकेत आप चाहें तो कर सकते हैं, जब जरूरत हो तो मैं कर लेता हूँ। बातें तो मैं बहुत सारी कर सकता हूँ, लेकिन इधर की कविताओं से कुछ उदाहरण लेकर मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि इधर जो कुछ लिखा जा रहा है वह कैसा है। इधर की कवयित्रियों में एक कवयित्री है अनामिका। अनामिका ने स्त्रियों को लेकर कविताएं लिखी। बहुत सारे सामाजिक मूल्यों को लेकर, सामाजिक समस्याओं पर भी उन्होंने लिखा है। लेकिन जो भेद की दृष्टि है रही है, अब तो वो चीजें टूट रही है। बहुत सुखद है कि अब अगर एक बेटी है तब भी हम खुश हैं कि बेटियां बेटों से कम समर्थ नहीं है, कई बार तो बहुत ज्यादा समर्थ है। आज जिस तरह के कीर्तिमान इधर बेटियों ने स्थापित किए हैं, वो अनुकरणीय और उत्साहवर्धक है। अनामिका की कविता है बेवजह। उसमें वो कहती है, याद था हमें एक एक अक्षर
आरंभिक पाठों का, राम पाठशाला जा, राधा खाना पका। राम आप बताशा खा, राधा झाड़ू लगा। भैया अब सोएगा, जाकर बिस्तर बिछा। आहा नया घर है, राम देख यह तेरा कमरा है। और मेरा, वो पगली, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं होता, उनकी होती है भला कौन जगह। ये अनामिका की कविता है कि लड़कियां हवा धूप होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। ये हमारी दृष्टि है और हम इसी में जीते आ रहे हैं। बचपन से ही लड़कियां यह मान लेती हैं कि यह मेरा घर नहीं है, मुझे दूसरे घर में जाना। तो यह भाव स्त्रियों की कविताओं में बहुत मार्मिक ढंग से आता है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी मेरे गुरु हैं, उनकी एक कविता है लड़कियां नाम से, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो लड़कियां हैं, यह इनकी ये ऐसी होती हैं कि ये स्वयंभू जैसी होती हैं। कहीं से उखाड़ लो और कहीं भी रोक दो, ये लग जाती है, जड़ पकड़ लेती है। जहां जाती हैं, जिस घर में रही बड़ी हुई, जिसको अपना घर समझती रही, उस घर से अचानक दूसरे घर में जाती हैं और जिस घर में जाती है उसको अपना घर मान लेती है और फिर उसको रचने लगती है, उस मकान को घर बना देती है। वो स्त्री मकान को घर बनाती रही है। स्त्री के बिना, हमारे यहाँ तो कहा ही गया, अगर घर गृहिणी से हीन है तो घर ही नहीं है, वो अरण्य सदृश है। और माहेश्वर तिवारी कहते हैं ना कि वो क्या है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, क्या घर दीवारों छत दीवारों को घर कर देता है। तो एक स्त्री के होने से छतों और दीवारों को घर बना देता है। ये इधर दृष्टि जो है वो है। इस विषय पर उनकी अनामिका की और भी कविताएं हैं जिनमें वो स्वाभिमान की बातें, स्त्री स्वाभिमान की बातें करती हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये हिंदी गीतों और गजलों में स्त्री को लेकर बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया, बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे गीत लिखे गए हैं। बेटियों को लेकर एक कुंवर बेचैन की 2-3 पंक्तियां मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बेटियों की अभी मैं चर्चा कर रहा था। जैसे वो कहते हैं कि बेटियां शीतल हवाएं हैं, जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। बेटियां पावन ऋचाएं हैं, अपने मन का भेद जो खुलकर नहीं कहती। तो बेटियां पावन ऋचाओं की तरह से हैं, जो जिनका अर्थ जल्दी खुलता नहीं, जो अपने मन का भेद खुलकर नहीं कहती हैं। बेटियां शीतल हवा की तरह से होती हैं, जो पिता के घर में बहुत दिन नहीं रहती है। एक बार मैंने लिखा था, इसमें आता है कि घरों में बेटियां होती हैं तो घर गुनगुनाता है। बेटियों को लेकर बहुत लिखा गया है। तो स्त्री की समस्या को लेकर स्त्रियों ने बहुत लिखा है। एक जो समस्याएं आए दिन देखनी पड़ती हैं, स्कूल जाते समय, विद्यालय जाते समय, यहाँ वहाँ आते जाते स्त्रियों लड़कियों को जिन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। एक कवयित्री है कीर्ति भागवत कहती हैं, गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी, हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। तो इसी तरह से स्त्री के विषय में जो कुछ चिंतन हो, जो बातें की जाती हैं, उसको लेकर बहुत सारा जो स्त्री विषयक बातें ज्यादातर स्त्री के देह पर केंद्रित हो जाया करती है। एक भावना नाम की कवयित्री है, डॉक्टर भावना,
उनका एक बहुत बढ़िया शेर है। वो कहती है कि बहुत ही खोखली लगती वहां सम्मान की बातें, जहां औरत की हर चर्चा बदन पर आके रुकती है। स्त्री की चर्चा हो तो उसकी देह पर चर्चा होने लगती है। इधर एक और कवित्री, मैं बहुतों को छोड़ रहा हूँ, मेरे सामने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ पड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारी कविताएं स्त्रियों की लिखी हुई है, मैं उन सबको छोड़ रहा हूँ। एक कवित्री थी मधुरिमा सिंह, अब वो नहीं है हमारे बीच। मधुरिमा सिंह ने गजलें बहुत अच्छी लिखी। उनके दो शेर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक में तो वह कि इतने बंधन है, इसको लेकर वो कहती है कि थी पांव जैसे मील के पत्थर गड़े हुए, ये पांव जैसे मील के पत्थर गड़े हुए, फिर भी हम अपने आप के कोसों चला किए। ये जो प्रतिबंध है, जो तमाम सारी अर्गलाएं लगाई गई हैं, हालांकि वो धीरे धीरे टूट रही हैं, फिर भी हम अपने आप में कोसों चला किए। एक स्त्री जिस पर प्रतिबंध बहुत होते हैं, वह ज्यादा कल्पनाशील होती है, वो ज्यादा सृजनशील होती है, वो ज्यादा सोचती है। एक स्त्री अपने मन की बात को इस रूप में कहती है। दूसरे, अपने मन की बातों को व्यक्त न कर पाने की जो तड़प है, वह मधुरिमा सिंह एक दूसरे शेर में कहती है। वो कहती है, हम अपनी मोहब्बत के आगाज से डरते हैं, पानी के परिंदे हैं, परवाज से डरते हैं। हम अपनी मोहब्बत के आगाज से डरते हैं। हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। पानी के परिंदे हैं, परवाज से डरते हैं। पानी का परिंदा जो पानी में रहता है, उड़ने की आदत भूल जाता है, वो उड़े तो बहुत सारे खतरे हैं। तो स्त्रियों के जीवन पर इस तरह के जो प्रतिबंध रहे हैं, उन प्रतिबंधों के कारण वह बोलना, चलना, हंसना, जो नैसर्गिक चीजें हैं, वह भी भूल जाती हैं। इस बात को स्त्री रचनाकारों ने बहुत ज्यादा लिखा है। लेकिन ये चीजें टूट भी रही हैं, इस विषय पर भी लोगों ने लिखा। वो कहीं संवेदना पैदा करने की कोशिश की, सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की, कहीं प्रतिरोध की कोशिश की। इधर की कवित्रियों में एक सुमन दुबे है, बहुत अच्छा लिखती है और पढ़ती बहुत अच्छा है। और उन्होंने कहा कि जाने किस घर में जाकर ये सुख दुख सहे, अपनी किस्मत से अनजान है लड़कियां। जाने किस घर में जाकर ये सुख दुख सहे, अपनी किस्मत से अनजान है लड़कियां। खैरियत का सलूक इनसे मत कीजिए, आपके घर में मेहमान है लड़कियां। तो लड़कियां हमारे आपके घरों में मेहमान है, इसलिए इनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इस तरह की संवेदना भरी कविताएं भी लिखी गई। इधर दूसरी जो जिन कविताओं में दामिनी शीर्षक से कविताएं लिखी गई, और बहुत सारी स्त्रियों ने ये कहा कि हमारा जो विरोध है वह पुरुष से नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसको स्त्री बनाम पुरुष करके पेश किया है, और ये होता रहा है, अब भी होता है। ये ठीक बात नहीं है। स्त्री बनाम पुरुष का मामला नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों सुखी हों, इस पर ध्यान होना चाहिए। ये इसको लेकर पश्चिम में बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं। वो क्लारा जेटकिन वगैरह का ने जो आंदोलन किए, या आगे चलकर जो महिला दिवस जहाँ से शुरू हुआ, वो सारी चीजें हैं, या सिमोन दे बोवार का जो पूरा चिंतन और लेखन है, वो सारी चीजें हैं। तस्लीमा नसरीन का जो लेखन है और जो ये है, सब सारी चीजें हैं। लेकिन सह अस्तित्व की बातें होनी चाहिए, और इस पर भी स्त्रियों ने बहुत कुछ लिखा है। एक कविता है, ये
रंजना जायसवाल की कविता है, मैं आप लोगों को कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। वो कहती है, मेरा युद्ध पुरुष जाति से नहीं, उस सांचे से है जिसमें फिट होना बना दी गई है स्त्री की नियत। मैं मनुष्य हूँ और इसी रूप में व्याकुल हूँ पहचान के लिए, सम्मान के लिए, शायद इसीलिए मैं बागी हूँ विद्रोही। तो स्त्री को सम्मान मिले, इज्जत मिले, पहचान मिले, उसके अस्तित्व को समझा जाए, उसके उसके त्याग, उसकी सेवा, उसके समर्पण का मूल्य समझा जाए। ये स्त्री जो घर में सबसे पहले जागती है और सबसे बाद में सोती है, जो सबकी चिंता करती है, जो इतना करती है, इतना रचती है कि जो अमूल्य है उसका मूल्य नहीं हम आंक सकते हैं, और जो भावनात्मक सुरक्षा देती है वो भी अमूल्य है, उसको हम आंक नहीं सकते। उसके बावजूद अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में स्त्रियों के प्रति स्वस्थ दृष्टि नहीं है, अपमान के साथ बातें करते हैं, घरों में बेइज्जत करते हैं, तरह तरह की समस्याएं प्रताड़ना की आती रहती है। ये ठीक है कि ये चीजें टूट रही हैं, ये सुखद है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा आने वाले दिनों में, हम उम्मीद पाते हैं। मैं अंत में अपनी 4 पंक्तियां सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कल मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, उनमें से 4 पंक्तियां आप लोगों को सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जो पुराना समय रहा है, क्या रहा है उसको मैं बता रहा हूं कि बेड़ी में जकड़ दौड़ लगाने की बात की, बेड़ी में जकड़ दौड़ लगाने की बात थी, गर्दन झुका के बोझ उठाने की बात थी, पंखों को बांध कर कहा आकाश में उड़ो, आंसू थे और हंस के दिखाने की बात थी। तो हम यह तो चाहते हैं कि स्त्री सब करे, लेकिन वह घूंघट में रहे, वह जहाज उड़ाए, लेकिन सिर से पल्लू न हटने पाए। ये जो पुरुष मानसिकता है, इसे तोड़ने की, इससे बचने की, इससे निकलने की जरूरत है। आज ऐसा हो रहा है, ये हमारे लिए सुखद है। आने वाले वक्ता इस पर बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे, इसके विशेषज्ञ जो वक्ता होंगे। मैंने एक सरसरी नजर डाली हिंदी कविता में स्त्री की स्थिति पर, जो कुछ लिखा गया, जो परिवर्तन हो रहा है, जो आने वाले दिनों में जो उम्मीदें बन रही हैं, इससे थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को कुछ मिला हो तो मेरा ये बोलना, मेरी सारी बातें सार्थक होगी। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे सुना, इसका मुझे हर्ष है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ये सेशन ओपन कर रही हूँ डिस्कशन के लिए। आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो प्लीज, आपके पास 10 मिनट का टाइम है। आप मैंने अपनी बात समाप्त कर ली है। जी जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेशन ओपन कर दिया गया है, आप क्वेश्चन आंसर सेशन कीजिए, इंटरैक्टिव सेशन। ओके, मेरी बात पूरी हो गई है, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? हेलो हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। सर एक क्वेश्चन डॉक्टर अनामिका ने पूछा है। मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। हाँ जी, आपसे एक क्वेश्चन डॉक्टर अनामिका ने पूछा है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? अर्चना जी, जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, एक मिनट सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सेशन को ओपन किया है क्वेश्चन आंसर के लिए, आप क्वेश्चन आंसर करें। पार्टिसिपेंट की रिक्वेस्ट है कि वो जो भी उनके मन में कोई भी क्वेश्चन हो वो वशिष्ठ अनूप सर से पूछे। हेलो
अर्चना जी आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन लगता है बस की आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है अर्चना जी। ओके हेलो राजेश जी। सर आप हाँ जी वशिष्ठ सर के पास शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। हाँ यही मैं बता रहा था अर्चना जी को, यही बता रहा था। सर आप अपना माइक ओपन कीजिए सर। हाँ माइक ओपन हो गया जी। आपको आवाज सुनाई दे रही है सर? अब आवाज आ रही है जी। जी आप क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन किया है, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछे। यदि कोई और नहीं हो तो मेरे पास मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर अभी अनुमति हो तो। जी जी बिल्कुल पूछिए रितु जी। हाँ थैंक यू सो मच सर कि आवाज नहीं आ रही। आपने पूरी व्याख्या दी, उससे समझ में आया कि किस तरीके से विकास हुआ है पूरा स्त्री विमर्श का हिंदी काव्य इतिहास में। लेकिन सर एक बात जो रह जाए है, चाहे जो भी बातें कही गई हैं, जितने भी मैंने सुने व्याख्यान की शुरुआत से लेकर और अभी तक मतलब अभी समकालीन कविताओं तक, जो स्त्री की स्थिति है भले ही उससे क्वेश्चन करने की कोशिश की गई है, पर कि उसे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए और उसे हमें आजादी देनी चाहिए, उसे बांधना नहीं चाहिए। लेकिन क्या जो भी रोल है कि क्या करना चाहिए, ये एक पुरुष मानसिकता पे ही आधारित नहीं है। मतलब जो स्त्री है वो स्वयं में क्या चाहती है और उसकी स्वयं की इच्छा क्या है, और वो ये मतलब उसको माँ के रूप में और एक स्त्री के रूप में और एक बहन के रूप में, पत्नी के रूप में जो दर्जा मिलता है, ठीक है, उसमें हमें उसको सम्मान मिल रहा है, लेकिन क्या उसके अलावा भी उसका अपना एक अस्तित्व है? इस पे किसी कवि ने कोई चर्चा की है? ये तो मैंने एक तरह से सरकारी तौर पर, मुझे मेरी आवाज जा रही है क्या? जी हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। अच्छा मैंने कहा कि कवियों ने स्त्री के प्रति क्या दृष्टि है, क्या करना चाहिए। मैंने कई कविताओं के माध्यम से इस बात को, मध्यकाल की ही जो कविताएं मैंने आपको सुनाई, मैंने रसखान की चर्चा की, केशवदास की चर्चा की, मैंने तुलसीदास की चर्चा की कि स्त्री के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए। वो पराधीन सपने सुखनाई, स्त्री को पराधीनता में नहीं रखना चाहिए, ये तो तुलसीदास भी कह रहे थे। ये बात मध्यकाल में भी हो रही थी। और इधर तो बहुत सारे लोगों ने इस पर कविताएं लिखी हैं। मैंने चूंकि समय को, मैं घड़ी देख रहा था सामने, तो मैंने अपने को रोक लिया बहुत सारी। मैंने अनामिका जो कवयित्री हैं उनकी कविता के माध्यम से मैंने बताया कि एक स्त्री खुद जो सोच रही है कि धर्म में उसकी क्या जगह है ये नहीं है, और जो होना चाहिए ये स्त्रियां खुद बता रही है कि हमें किस रूप में रहना चाहिए। आप इस तरह से विमर्श, तो विमर्शों में ये माना गया कि जिस विमर्श का के केंद्र में जो है वही, जैसे दलित के बारे में बेहतर सोच सकता है, जो स्त्री है वो स्त्री के बारे में बेहतर सोच सकती है। ये तो बातें की गई। स्त्रियों ने भी स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो ये स्त्री को स्वाधीन होना चाहिए, स्वाधीनता मिलनी चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उसको स्वावलंबी होना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए। ये बातें तो बहुत सारी कविताओं में की गई हैं और मैंने कई उदाहरण रखकर आपको बताए भी। स्त्री पुरुष को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, इसका मतलब है स्त्री को भी पुरुष के समान भी ही अधिकार मिले, उसको भी अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर मिले। ये लिखा गया। भारतेंदु ने ये बात कही कि मैंने आपको एक कविता सुना कर बताई। तो ये बातें तो लिखी गई, इधर भी लिखी जाए। ओके सर, आपकी ये लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे कि माना जाता है कि स्त्रियों को का गहना है लज्जा करना, लेकिन निर्लज्ज किसी को नहीं होना चाहिए, लज्जा सबका गहना होना चाहिए।
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच सर। वो अर्चना मैम, अगर कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है तो। हेलो हाँ डॉक्टर, हाँ क्वेश्चन। हेलो हाँ सर बोलिए। हेलो हाँ बोलिए सर, बोलिए। डॉक्टर अनामिका का एक क्वेश्चन है सर। अनामिका आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती है। डॉक्टर अनामिका, क्वेश्चन हेलो पूछिए ना। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ हेलो, रही है। मैं सुन रहा आवाज आ हूँ। रही है। नमस्कार सर। जी जी सर, नमस्कार। बहुत सुंदर और नमस्कार। रोचक व्याख्यान और मैं दर्शन शास्त्र की विद्यार्थी ही हूँ। हिंदी साहित्य से मेरा उतना परिचय नहीं है, लेकिन आपके व्याख्यान से मुझे ऐसा लगा कि विभिन्न कालों में जो स्त्रियों की जो दशा रही है वो चढ़ती और उतरती रही है। कभी उसको बहुत अच्छे रंग से उकेरा गया और कभी उसके साथ उनकी स्थिति वैसी समाज में नहीं रही। लेकिन बचपन से हमने एक लाइन पढ़ी है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। बाकी पिछला सब कुछ छोड़ दें, वर्तमान या आधुनिक काल में महिलाओं की जो स्थिति है, ये क्योंकि कार्यशाला है कि दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में या महिला दार्शनिकों की स्थिति क्या है समाज में और क्यों ऐसी है नहीं है, वो सामने क्यों नहीं आ पा रही हैं। अगर हम उस पर फोकस करें और हिंदी साहित्य में उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें, तो मैं आपसे सीधे ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि कविताओं में महिलाओं, प्लीज अपनी माइक कर लें। कविताओं में महिलाओं ने चारों तरफ मार ले एक बार। हेलो, माइक अनम्यूट कीजिए। कविताओं में महिलाओं की स्थिति उकेरना, चाहे वो पुरुष उकेरे या महिलाएं उकेरे, ये अपनी जगह है। लेकिन क्या आपके हिंदी साहित्य या लिटरेचर में क्या कोई ऐसा प्रश्न पत्र है जिसमें सिर्फ महिला दार्शनिकों को ही पढ़ाया जाता हो या महिलाओं की कविताओं को ही प्रेफरेंस दी जाती है? क्योंकि साहित्य सम्मेलनों में चर्चा एक आम अलग चीज है और व्यवहार के पटल पर महिलाओं की स्थिति को सामने लाना, उसके उत्कृष्टता को दिखाना या उसको एक पृष्ठभूमि देना, वो एक अलग स्थिति है। व्यावहारिकता के क्षेत्र में क्या बात हो रही है हिंदी साहित्य जगत में? हाँ देखिए, मामला सिर्फ हिंदी साहित्य का नहीं है। क्योंकि सर आप हिंदी साहित्य से जुड़े हैं, इसलिए मैं आपसे। हाँ मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली चीज, साहित्य जो परिभाषा आपने अभी बताई ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी बचपन से सुन रहे हैं। वो एक फ्रांस के विद्वान थे पेंढारकर, उन्होंने कहा था इस बात को, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य समाज का दर्पण भी होता है और साहित्य समाज का दीपक भी होता है जी। ये क्योंकि साहित्य समाज से पैदा होता है। मैंने शुरू में कहा ना कि जीवन पहले होता है और बाकी चीजें, कला साहित्य संगीत, सब उसका अनुवर्तन करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। तो साहित्य समाज से ही पैदा हुआ। जो जिंदगी में छंद है, उसी छंद से कविता बनी। तो साहित्य समाज से पैदा होता है और समाज में ही उसकी प्रयोगशाला है। समाज ही उसकी प्रयोगशाला भी है। साहित्य की आजमाइश समाज में हो। आप जो बात पूछ रही है, सवाल कर जी, मैं ये कह रही हूँ जी। तो जो कुछ लिखा गया उसे समाज में जाना चाहिए, उसका असर भी होना चाहिए। साहित्य अगर किताबों तक सिमटा रह जाए, आज के प्रकाशन जगत की जो सच्चाइयां हैं कि हम आप सभी शिक्षित लोग हैं, किताबें कितनी छपती हैं, कहाँ जाती हैं, यह भी एक सवाल बनता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई दर्शन में, इतिहास की और बहुत सारे विषयों की, संस्कृति से संबंधित और साहित्य से संबंधित। किताबों की स्थिति यह है कि 200-250 प्रतियां प्रकाशक छापता है और सरकारी खरीद में किताबें दी जाती हैं। आप बनारस में किसी संग्रह मेरी किताब खोजिए तो आपको नहीं मिलेगी। किसी भी रचनाकार की पुस्तक सामान्य पुस्तकालयों तक नहीं पहुंच रही। सरकारी सबकी मिली भगत से किताबें छप रही हैं। जिस किताब की लागत 20 रुपए होती है, वह किताब 200 रुपए में होती है।
जिस किताब को प्रकाशक छापता है और उसकी लागत 20-25 रुपए आती है, उसको 500-700 रुपए कीमत रखता है। तो एक तो जो हमारा उद्देश्य है, हम तो जब लिखते हैं तो हमारे सामने पाठक होता है ना, जब हम जी लिखते हैं तो जाने अनजाने हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारे मन में कहीं एक पाठक होता है कि हमारी किताब ये लोग पढ़ेंगे, जी लेकिन उन लोगों तक हमारी पुस्तक नहीं जा रही है, आपकी भी नहीं जा रही, सबकी नहीं जा रही। एक समस्या तो प्रकाशन से जुड़ी है। सस्ती किताबें, कई बार होता ये है कि हम पुस्तक मेलों में एक किताब उठाते हैं और समझते हैं कि ये 100-200 की होगी, पता चलता है वो 1000 रुपए की है, हम उसे देख कर रख देते हैं। तो एक तो जो यह बाजारवाद है, यह एक अलग समस्या पैदा कर रहा है। हम मुनाफा के युग में जी रहे हैं, हर चीज बिकाऊ है, हम चमक दमक दिखाकर कुछ भी बेच लेना चाहते हैं और मुनाफा केंद्रित है। संवेदना के लिए यहाँ जगह नहीं बची। मैं ये कह रहा था, पहले जो कविता लिखी जाती थी, नागार्जुन को आप लोग जानते होंगे, नागार्जुन बड़े कवि जी थे। जी जी नागार्जुन अपनी छोटी छोटी किताबें 2 रुपया 1 रुपया में, उस जमाने में, आज नागार्जुन होते तो उसको 20-25 रुपया में बेचते, ट्रेन में बेचा करते थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी किताबें खुद छपवाई और बेचा, ऐसा किया इन्होंने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। छोटी छोटी किताबें, हमने, मेरी एक किताब वो अच्छा लगता है, मैंने एक किताब खुद छपवाई तो उसकी कीमत थी, वो लगी 7 रुपया। सर एक मैं आपको रोकना चाहूंगी। तो मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये है कि आपने ये कहा कि समाज से साहित्य सृजित होता है, ठीक है। आज समाज को जरूरत है, समाज में जो महिलाओं की स्थिति है दर्शन के क्षेत्र में, चाहे हिंदी साहित्य का ही दार्शनिक पक्ष क्यों न ले, वो रसातल में जा रहा है। उसके लिए आप या साहित्यकार क्या कर रहे हैं? नहीं, वो एक तो आपने ये भी पूछा था पाठ्यक्रमों का मामला। पाठ्यक्रम में सुने, स्त्री विमर्श को तो पाठ्यक्रम में रखा हुआ है। अब उसमें कुछ लोगों की, कुछ स्त्रियों की भी रचनाएं लगी हुई है। कुछ की बात है सर, कुछ वही तो है कि कुछ तो वहां भी दर्शन में भी है। हाँ, बहुतायत तो नहीं है। अब समस्या यहाँ है कि जिनके लिए लिखा गया है उन तक बात जाए, रचनाकार अपनी रचना को पाठक वर्ग तक पहुंचाए। इसी के लिए पहले काव्य गोष्ठियां हुआ करती, नुक्कड़ों पर लोग काव्य पाठ करते थे, नुक्कड़ नाटक खेला गया। थिएटर और नुक्कड़ नाटक का जो द्वंद्व था, थिएटर से जुड़े हुए लोग टिकट पर नाटक करते थे, लेकिन जिस आदमी को जगाना चाहते थे, जो किसान मजदूर, जो बार बार उनकी साहित्य में आता था, जो स्त्रियां, वह महंगा टिकट लेकर थिएटर नहीं जा सकती। इसलिए आज से तकरीबन 40 साल पहले नुक्कड़ नाटक का एक दौर चला था, सफदर हाशमी के केंद्र में। सफदर की बाद में हत्या हो गई थी। हम लोगों ने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, हम लोगों ने गीत लिखे, अपने गीत लेकर समाज में गए। इसलिए राह संघर्ष की हम सुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात को न डरी, भोर की आंखें जब दबाई न हो। ये गीत बहुत गया गया, मेधा पाटकर वगैरह ने अपने आंदोलनों में इसको गाया। तो स्त्रियों ने शराब के खिलाफ आंदोलन किया, हम लोगों ने खुद की, अब नौजवानों को लेकर जब समय था वो सब किया। तो नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य यही था कि जनता के बीच नाटक जाए, हम उसको जाते। हम पहले के लोग गोष्ठियां करते थे, छोटी छोटी 4-6 कवियों को ले लिया, साइकिल से, पैदल, बस से किसी जगह गए, तो वहां पर ताली बजा के लोगों को इकट्ठा किया, कुछ गीत गाए, एक भीड़ इकट्ठी हो गई, फिर हमने अपनी कविताएं सुनाई, अपनी बातें की और फिर आगे बढ़े दूसरी जगह। तो ये एक दौर चला है। लेकिन आज का जो समय है, ये सही है कि बहुत सारी बातें सिर्फ बातों तक ही है। जी सर, मेरा सवाल ये बातें कर रहे हैं, हम सुविधा भोगी हो गए। जैसे मैं चाहूँ कि मैं आज कर लूँ तो नहीं संभव, हमसे गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही है, हम थोड़ी दूर पैदल नहीं चल सकते हैं, ये चीजें बदली हैं। लेकिन हमारी जो जिस उम्र में हम लोगों ने, आपको मैं बताऊं कि हम लोग एक सप्ताह का अभियान करते थे,
हम लोग कुछ लोगों को 10-5 लोगों को मित्रों को लेकर निकलते थे गांव की तरफ, और गांव में सूचना दे दी जाती थी कि हम लोग आ रहे हैं और आज आपके गांव में नाटक करेंगे। गांव के लोग चौकी व्यवस्था कर देते थे और हम लोग को भोजन करा देते, हम लोग नाटक करते थे, वहाँ गीत गाते थे जाकर, और लोगों के घरों में बंट कर हम लोग भोजन करते थे। ये था कि एक घर में 10 लोग नहीं खाना खाएंगे, एक एक आदमी एक एक घर में भोजन करेगा। और वो भी आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि हम लोग आज से 35-40 साल पहले दलित समाज में, दलित परिवारों में भोजन करते थे, और ये था कि आपके घर में जो बना है वही खाएंगे। एक आदमी के घर में, उसके आंगन में जाकर एक आदमी भोजन करता था, अगले दिन किसी और गांव में जाकर हम लोग वही खाते। तो जनता के जीवन को प्रेरित करने वाले, उनको जागृत करने वाले नाटक हम लोग लिखते थे, गीत लिखते थे, गाते थे, सुनाते थे, फिर आगे बढ़ते। तो उस दौर में बहुत सारे नाटक, इनकलाब जिंदाबाद, कबीरा खड़ा बाजार में, मैं कबीर का रोल किया करता था एक जमाने में। तो वो सब ये नेताओं पर बहुत सारे नाटक किए गए, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हम लोगों ने ये सब किया। तो इधर हुआ ये है कि किताबें लिखी जा रही हैं, छप रही हैं, लेकिन वो लोगों के हाथ में। हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ कक्षाओं में बोल रहे हैं। एक दर्शन शास्त्र का विद्वान कितने सिद्धांत जानता है ये आप जानती हैं, लेकिन अपने आचरण में कितना उतारता है, जरा ये खुद से सवाल करने का समय है। सर यही जानने के लिए तो हम लोग वर्कशॉप ज्वाइन किए हैं ना, कि उसका व्यावहारिक प्रयोग क्या, व्यावहारिक प्रयोग क्या हो रहा है, अभी क्या होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं मुंबई के एक सेमिनार में बोल रहा था, महात्मा गांधी पर बातें करनी थी, 2 दिन हम लोग बोलते थे। अंतिम दिन मैंने यही कहा सबके समापन समारोह में कि हम लोगों ने गांधी को जाना, गांधी के सिद्धांत को जान लिया, हम सभी बहुत जान गए 2 दिन में, जो नहीं जानते तो भी जान लिया। उनमें से एकाध को अपने आचरण में उतारने की जरूरत है बस। हम जितने सिद्धांत जानते हैं, हम जितनी अच्छी बातें क्लास में बोलते हैं, उनमें से 1-2 अगर हमारे व्यवहार में आ जाए तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। एक कविता कभी कभी बहुत बल देती है। बशीर बद्र का एक शेर है, हमारे एक मित्र ने कहा कि बशीर, मुझे जब मैं निराश होता हूँ, कभी हताश होता, तो बशीर बद्र का शेर मुझे बड़ी ताकत देता है। वो मैं तो दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ूंगा रास्ता हो जाए। तो मैं आत्मबल बढ़ाती है इस तरह की कविताएं। तो हम जो कुछ लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो पढ़ते पढ़ाते हैं, उसको व्यवहार में लाने की जरूरत है। यह दायित्व था हमारी व्यवस्था का कि वह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती, वो साहित्य, कला, संस्कृति के लिए अवसर उपलब्ध कराती। यह नहीं किया गया। मनुष्य की मनुष्यता को विकसित होने का अवसर मिलता, ऐसा नहीं हुआ। नई पीढ़ी ये काम करती रही है, सबकी एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद हम अब गाँव नुक्कड़ नहीं, नाटक नहीं कर सकते हैं। यह काम जिस नई पीढ़ी को करना चाहिए था, उसके सामने जिंदगी खतरे में है, उसका वो इतना बेरोजगारी इस तरह से उसको अपने चंगुल में ली है, वो रात दिन नौकरी के बारे में सोचता है। तो वो क्या करेगा। वो पहले हमारा लक्ष्य था कि हम अध्यापक बनना चाहते हैं, और हम अध्यापक बन गए, हमने फॉर्म भरा, हमारी नियुक्ति हो गई। आज का व्यक्ति, पहले लोग चिड़िया की आंख देखते थे, हम लोग भाग्यशाली थे कि अध्यापक बनना चाहते थे और बन। आज आदमी हर दिशा में फायर कर रहा है, हर दिशा में तीर चला रहा है। अधिकारी न बन पाए, चपरासी ही बन जाए, दरोगा नहीं हुए तो प्रोफेसर हो गए, क्लास में दरोगा ही करेंगे। तो हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो युवा पीढ़ी पर वो भी हम लोग दोष नहीं सकते, उनको हम दोषी नहीं ये कर सकते कि जिसका भविष्य ही खतरे में है, वो नहीं जानता कि इसको क्या करना है। समाज में जो लांछित हो रहा, अपमानित हो रहा है, सारे लोग व्यंग करते हैं, बहुत पढ़ाकू बनते थे, बड़े तेजू कहाँ बने थे, टॉपर हैं, और देखिए अपराधी तक नहीं हो पा रहे हैं। तो उस युवा, उस नौजवान से हम अगर ये चाहें कि वह
वह जाकर के समाज सेवा करे, वो समाज में चीजों को प्रचार करे, ये मुश्किल है। लेकिन इसी के बीच करने वाले कर भी रहे हैं। हम जितना कर सकते उतना तो करें। हम सर रोकूंगी क्योंकि ये वेबिनार है, इसका समय काफी लंबा खींच न जाए। बस मैं आपसे एक विनम्र निवेदन ये करना चाह रही हूँ कि स्त्री विमर्श की बात हो रही है, स्त्री को लाइमलाइट में लाने की बात हो रही है, तो कम से कम अगर आप लोगों को उचित लगता है, आप बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, एडवाइजरीज कमेटी में होंगे, तो महिलाओं को क्योंकि कुछ करें उसके लिए पहले इंडिपेंडेंट रूप से महिलाओं की रचनाओं को पहुंचाना होगा पाठक तक, छात्रों तक, छात्राओं तक, स्कॉलर्स तक। तो इसके लिए कई 3-4 जो मेरी तुच्छ बुद्धि में जो आ रहे हैं विचार, मैं आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप उचित समझें तो इसको लागू कीजिए, क्योंकि विचार विमर्श बहुत हो चुका, व्यवहारिकता के क्षेत्र पर उतरने की बात है। पहली चीज तो जहां तक हो सके महिला कवि की रचनाओं को या उन पर एक प्रश्न पत्र रखिए, इंडिपेंडेंट रूप से प्रश्न पत्र रखा जाएगा तो वो चीजें बच्चे पढ़ेंगे और समझेंगे कि हाँ, 10 पुरुषों में से एक महिला नहीं बल्कि 10 में से कम 6 महिलाएं समाज में स्थापित हैं, महिला कवि के रूप में है। दूसरी बात, आप मान सम्मान कभी भी किसी का करें तो वर्ष में एक बार ही सही किसी आधुनिक महिला को, उभरती महिला या वृद्ध महिला, कोई भी कवि, लेखक, लेखिका, उसको समाज के सामने लाएं, उसका अभिनंदन करें ताकि समाज उससे परिचित हो। शोध में भी जो आप करवा रहे हैं उस पर महिला कवियों की या कविताओं को लेकर आप शोध कराएं। ये सारी चीजें छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम लाएंगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन महिलाओं की स्थिति उन्नत होगी। ठीक है, ये जो बातें आप कर रही हैं ये कार्य किया जा रहा है जी सर, लेकिन बहुत कम। स्त्री विमर्श हम पढ़ा रहे हैं, इसमें स्त्रियों की कविताएं लगी हुई हैं, उनके उपन्यास हैं, मतलब बहुत सारी। और खास करके आप ये जानिए कि हमारे यहाँ जो हिंदी में आजकल शोध हो रहे हैं उनमें ज्यादातर महिला रचनाकारों पर हो रहे हैं जी। जैसा प्रियमदा पर, ये अलका सरावगी पर, ममता कालिया पर, तमाम सारे जो इधर नए नए लोग हैं उन पर भी पीएचडी अनामिका पर हुए हैं। तो उन पर शोध कार्य कराए जा रहे हैं, उनको पाठ्यक्रमों में लगाया गया है। उनके उपन्यास, स्त्री आत्मकथाओं पर बहुत सारे काम हुए हैं। तो ये काम किए जा रहे हैं। समस्या सिर्फ यही है कि हम जो जानते हैं उसको थोड़ा सा व्यवहार में बदले। हम जानते हैं कि स्त्री की इज्जत करनी चाहिए, स्त्री घर से लेकर बाहर तक बहुत सारे मोर्चों पर स्त्री संभाले हुए हैं, हमें भी उसको संभालना चाहिए। हम जानते हैं लेकिन ऐसा नहीं। मैं जब गांधी का जिक्र कर रहा तो इसी संदर्भ में कर रहा था कि हम जितना जानते हैं उसमें से थोड़ा सा व्यवहार में। हम गरीब पर भाषण देते हैं और रिश्ते वाले को थप्पड़ मारते हैं। ये समस्या यहाँ है। हम जानते हैं कि वो एक मेहनत करने वाला आदमी है और हम कविता लिखते हैं गरीब पर, और रिक्शे वाले को उतर करके हम उसको गाली देते हैं, डांटते, धप्पाते। हमको जो हम जानते हैं सब तो नहीं संभव है, थोड़ा सा अपने व्यवहार में लाना चाहिए। यही हम लोग करते रहेंगे, यही कर रहे हैं। और ये सभी बातें बहुत अच्छी हैं, हम सभी लोगों को ये करने की, थोड़ा सा करना शुरू हो जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बस वो लगातार होती रहनी चाहिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो वो अगर लगातार लाइन बनी रहेंगी चीजें तो अपने आप वो व्यवहार में उतर कर आएंगी। लेकिन 10 में से अगर एक चीजें होगी तो फिर वो तो छिप जाएंगी। आज आवश्यकता यही, हाँ वही वो होना चाहिए। और वो एक आदमी का दायित्व तो नहीं है जी जी सर, तो वो आपका भी दायित्व है। हम तो अपने लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को सामने आने दीजिए, हमारा वर्ग। डॉक्टर रेखा आपको क्वेश्चन पूछना चाहती है? बहुत बहुत जी मैम, नमस्कार। 5 मिनट और आपके पास समय है, उसके बाद जी जी मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगी। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर रेखा ओझा बोल रही हूँ शांति निकेतन से। आपसे कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई है हमारी, फरवरी में आए थे आप शांति निकेतन। तो सर एक चीज, मैं डॉक्टर अनामिका से बहुत उनकी क्वेश्चन से बहुत सहमत हूँ, और एक मैं उनको जस्ट ऐड ऑन करना चाहती हूँ। अभी जो बात हुई है कि ये जो स्त्री विमर्श का जो पेपर है वो पाठ्यक्रम में लगाया जा रहा है, जैसा आपने अभी अभी कहा,
तो सर एक चीज क्लियर करेंगे कि ये पाठ्यक्रम में आपके कोर पेपर में है या इसको ऑप्शनल पेपर दिखाया गया है, मास्टर्स में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो? क्योंकि मेरे अपने डिपार्टमेंट में जब मुझे ये इस चीज़ को जस्टिफाई करना था कि ये दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है, तो तब मैंने सारे यूनिवर्सिटीज़ का वेबसाइट देखा, कहीं भी मुझे ये जो फ्री विमर्श वाली बातें कहीं भी कोर पेपर में नहीं मिली। ये सारे के सारे पेपर ऑप्शनल पेपर हैं, और वो भी जो डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स होता है उसमें ये ऑप्शनल पेपर धरे के धरे हमारे यहाँ ये में रह जाते हैं। यह अनिवार्य पेपर है, ये ऑप्शनल नहीं है। ये थर्ड ईयर में ये अनिवार्य प्रश्न है और एमए में ये ऑप्शनल। एमए में 7-8 प्रश्नाकार लगे हैं, 7-8 विकल्प हैं, उनमें से एमए में तो ऑप्शनल है, लेकिन बीए में यह अनिवार्य है। इसीलिए सर एक और रिक्वेस्ट की, अगर इसको अनिवार्य किया जाए, क्योंकि जरूरत है सर, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है जी। तो ये अगर किया जाए तो ये एक रिक्वेस्ट है, बस यही एक कहना था। और तो समय बहुत कम है, वैसे एक और प्रश्न था तो बाद में बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, तो मैं अब वाइंड अप करती हूँ। सर आपका लेक्चर बहुत ही अद्भुत रहा और हम सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा। बहुत से प्रश्न अभी भी मन में है और कुछ समय की सीमाएं भी हैं हमारी, फिर भी आपने जहां से शुरुआत की कि कैसे हमारी ये समस्याएं स्त्री विमर्श की उत्पन्न होती हैं, और जहां से वैयक्तिक संपत्ति की शुरुआत होती है वहीं से स्त्री की समस्या भी शुरू होती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, जहां पे उनकी सीमा को तय कर दी गई। आपने ये भी कहा कि जो समर्थशाली लोग थे, चाहे वो समाज के समर्थशाली लोग हो, चाहे वो राजा हो, बहु विवाह की भी प्रथा शुरू कर दी, और वहां भी समझ में आया उनकी मानसिकता कि उनके लिए स्त्रियों की क्या कीमत थी। बड़े उम्र के लोग भी बेमेल विवाह करने लगे, और जब रोजगार की समस्या आती है तो वहां पे स्त्रियों की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं स्त्रियों की पराधीनता भी वहीं से शुरू हो जाती है। कविता में स्त्रियों का चित्रण आपने बहुत ही संवेदनशील होकर के किया, और संवेदना के माध्यम से ये कविता उत्पन्न भी होती है। आदिकालीन मध्यकालीन युग में स्त्रियों को विरह का काल कहा गया। साहित्य युग में सामाजिक कारणों से ही कविता रची जाती थी, और वहां भी कहीं ना कहीं उस समाज की वेदना को उकारा जाता था, जो महिलाएं उस समय उस वेदना को महसूस करती थी। राम और सीता के प्रसंग भी आपने आचार्य केशव के माध्यम से चित्रित किया। मीरा को भी देखें तो मीरा भी साहित्य में स्त्री विमर्श, वहीं से शायद स्त्री विमर्श की शुरुआत भी होती है, और एक स्त्री अपनी प्रेम की एक ऐसी आध्यात्मिक आवाज उठाती है जहां वो हर बेड़ियों से मुक्त होना चाहती है, और वो बेड़ियां उसके परिवार की होती है, राजधर्म की होती है, जिससे वो आजाद होकर के अपने उस आध्यात्मिक स्वर को अपनी आवाज देना चाहती है, जो उसके संवेदना की, जो उसके मन की उपज होती है। ऋतुकाल में, मध्यकाल में स्त्रियों की छवि आपने चित्रित की कि बहुत अच्छी थी, और ऋतुकाल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मध्यकाल से जब ऋतुकाल में स्त्रियों की स्थिति आती है तो हमारी मानसिकता भी उसमें जिम्मेदार ठहरती है। स्वांत सुखाय, अब वह स्वामिनी सुखाय बन गया। आज भी ये ट्रेडिशन है सर। इस युग की कविता प्रेम की ही नहीं, श्रृंगार की थी, और महिलाओं को श्रृंगार की वस्तु बना दी गई। आज भी हम विज्ञापनों में यही देखते हैं। इस आधुनिक काल में, आधुनिक काल जब 1857 से राजा राम मोहन राय की स्थिति को हम देखें, या मध्यकालीन जब हम नीचता से जागते हैं, तो वहां पे स्त्रियों की अस्तित्व और उसकी अस्मिता का प्रश्न उठाया जाता है, और वहां से संघर्ष शुरू होता है स्त्रियों की अपनी अस्मिता और स्त्रियों के अपने अस्तित्व। बाल बोधिनी पत्रिका का भी आपने जिक्र किया, जो स्त्रियों की शिक्षा पे जोर दिया गया, जो इसमें स्त्री और स्त्री पुरुष को एक समदर्शी दृष्टिकोण वहां देखी गई, और हम कहें दार्शनिक भाषा में
तो वहां पे एक अद्वैत की दृष्टि आई, जहां पे कोई भेद नहीं किया गया। लेकिन अफसोस की बात, ये बहुत दिन तक ये दृष्टि नहीं चली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी स्त्री पुरुष की समानता की बात की। छायावाद के जो कवि थे, जिनको नवजागरण का काल कहा गया, कामायनी और आंसू की स्थिति का भी, जहां पे महिलाओं की कारुणिक स्थिति का वर्णन है, प्रसाद ने इसे एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया और कहा कि आवश्यकता है इस शक्ति को एक समदर्शी दृष्टिकोण देने की और इसे संयोजित करने की, और एक स्त्री ही इसे कर सकती है। कहीं ना कहीं वहां पे प्रसाद को ये लगा कि एक स्त्री ही इन सारे माहौल को नियंत्रित कर सकती है और उसमें संयोजित कर सकती है, जहां पे हम एक साथ मिलकर के इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं और इस सृष्टि की व्यवस्था को बहुत ही सुव्यवस्थित लेकर के चले। स्त्री अपने अनेक छवियों के साथ वहां थी। उसके बाद आपने अनामिका, कवित्री अनामिका का जिक्र किया, जहां पे स्त्री को बहुत ही शक्तिशाली दर्शाया गया। आपकी कुछ कविताएं जहां बेटियां एक पावन ऋचाएं हैं जो अपने मन का भेद नहीं करती। आज भी बेटियां पावन ऋचाएं हैं और आज भी अपने मन का भेद नहीं कहती। ये आधुनिक काल में भी है सर। कीर्ति भागवत को आपने उल्लेख करते हुए कहा, एक पथरीली जिंदगी है लड़कियों की स्थिति। आज भी सर हम उसी भावनाओं में जी रहे हैं। आज भी लड़कियों की जिंदगी पथरीली है। हाँ, ये जरूर है कि हम विज्ञान में जा रहे हैं, हम सेना में जा रहे हैं, हमारा विकास भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष की ऐसी मानसिकता है कि उसकी जिंदगी को आज भी पथरीली बनाया हुआ है। डॉक्टर भावना को भी आपने जिक्र किया और कहा कि बहुत खोखली लगती है ये जिंदगी, और जहां पे आपने स्त्रियों की चर्चा की, मधुरिमा के उस कोटेशन को आपने कोट किया, हम पानी के परिंदे हैं और कहीं ना कहीं हमारे उस आवाज में भी दर्द है। इसके साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर कि आपने इतनी सुंदर अभिव्यक्ति के साथ, इन कविता के माध्यम के साथ आपने इसको जोड़ के हमें दिखाया कि आज हमें समस्याएं दिख रही हैं, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे वो ऋतिकाल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे नवजागरण का काल हो, आज भी हम उन्हीं परिस्थितियों में जी रहे हैं। तो आज आवश्यकता है मानसिकता बदलने की, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। और एक लास्ट में मैं यही कहूंगी कि आपने कहा कि इस दुनिया में मेहमान है स्त्रियां, और यही अस्तित्व बना करके हमें रख दिया गया है, जहां पे कहा जाता है तुम तो अपने पिता की घर की लड़की हो, तुम्हें दूसरे के घर जाना है। मैं पूछती हूँ कि आज उस स्त्री का अस्तित्व कहाँ है? चाहे वो समाज हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे इस दुनिया की सारी विविधताएं हो, आज हम अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं। ईश्वर ने तो अंतर नहीं किया, दर्शन ने भी अंतर नहीं किया, क्योंकि दर्शन ने सत्य को दिखाने की बात की। आज हम अपने अस्तित्व के उस सत्य की तलाश की तरफ चल रहे हैं और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। काश कोई आके कहता, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। और इस समाज में हम समदर्शी दृष्टि रख पाते। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच आए और आप इतना सुंदर आपने व्याख्यान दिया और काफी कुछ सीखने को भी आपसे मिला। और आपकी प्रेरणा से हम लोग और भी आप आगे इस पे अपने व्याख्यान रखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और आह्वान करेंगे कि कहीं ना कहीं मानसिकता को बदला जाए। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों, सभी लोगों को बहुत बहुत। नेक्स्ट सेशन हमारा शुरू होगा 4 बजे। डॉक्टर विभा चतुर्वेदी, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब मैं सेशन को ओवर कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।